नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर स्पेशल एग्जामिनेशन 2024 में पूछे गए प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम होता है उसमें स्टूडेंट प्रत्येक सब्जेक्ट में जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो पेपर है ये एक कॉमन पेपर है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में सभी ब्रांच के बच्चों को पढ़ना है। और अधिक जो कैरी पेपर होता है बच्चों का वो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होता है। तो इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम स्टूडेंट लेकर के आए हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंप्लीटली फ्री कोर्स, जो कि स्टूडेंट एडुलॉजी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और एडुलॉजी ऐप सर्च करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके पश्चात जब आप फ्री कोर्सेस वाले सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंप्लीट फ्री कोर्स स्टूडेंट मॉड्यूल वाइज देखने को मिल जाएगा। चल, तो स्टूडेंट हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं जो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है। अभी जो हाल फिलहाल में 15-20 दिन पहले फर्स्ट सेम स्पेशल एग्जाम हुआ है 2024 में, उसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। कहा जा रहा है व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी जो दिया गया प्रोग्राम है इसका सिंपल आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोग्राम क्या है? मेन फंक्शन है। इसके अंदर ए नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने डिक्लेयर किया है और ये फ्लोट टाइप का है। ठीक है भाई, तो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर होगा। हम इसमें क्या स्टोर करा रहे हैं? तो हम इसमें स्टोर करा रहे हैं 3.15529। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, यहां तक स्टूडेंट 3.15529 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम देखें तो सेकेंड लाइन में प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं कि जो प्रिंटफ फंक्शन है स्टूडेंट ये क्या है? तो प्रिंटफ फंक्शन का हम प्रयोग करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए। जब हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना होता है तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं और ये फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में अवेलेबल है। तो एक बात का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई सारे बच्चे एग्जाम में जाने के बाद क्या करते हैं ना कि वो देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो सर प्रिंटफ फंक्शन दे दिया है लेकिन इन्होंने तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड ही नहीं कराया है। इसका मतलब प्रोग्राम कंपाइलर एरर देगा और वो जाकर के ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। स्टूडेंट, जब भी एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये ज्यूम करके चलना है कि जो भी प्री रिक्वेस्ट है यानी कि जो भी हेडर फाइल्स वगैरह इंक्लूड करने हैं वो उन्होंने इंक्लूड कर लिए। और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम की जगह पे कोड देखने को मिलेगा, है ना। जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप इस दिए गए कोड का आउटपुट बताएं। कोड और प्रोग्राम में अंतर होता है। प्रोग्राम एक पूरा का पूरा सोर्स कोड होता है जिसमें सारी चीजें फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है। और अगर हम कोड की बात करें तो प्रोग्राम का एक छोटा सा पोर्शन को हम कोड करते हैं। फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग किया गया है। अंदर में अगर आप देखिएगा तो बैकस्लैश n लिखा हुआ है। अब बैकस्लैश n क्या है सर? तो बैकस्लैश n एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है जो कि क्या करता है, कर्सर को नए लाइन पे भेज देता है। तो ठीक है, हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। आगे स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है %6.2f। अब ये क्या है? तो ये है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब मैं आपको प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के फ्री कोर्स में अवेलेबल है, मैंने आपको पढ़ाया है कि किस प्रकार से हम स्क्रीन पे आउटपुट देते हैं। हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। जिस प्रकार से %d, %s होता है, %f होता है, उसी का ये फॉर्मेट। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट है। देखिए, अगर स्टूडेंट हम इसका जनरल टर्म की बात करें तो ये होता है परसेंट और यहां 6.2f है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं w.nf। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं w की तो ये बताता है स्टूडेंट मिनिमम विड्थ। क्या बताता है? ध्यान से देखिएगा, ये बताता है आपका मिनिमम विड्थ। ओके, कि जो भी आप वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं मिनिमम विड्थ उसका क्या होगा। ओके, और ये जो n बताता है, आपने डेसिमल के बाद n लिखा है तो ये n बताता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जब आपने डेसिमल पॉइंट प्रिंट किया उसके बाद टोटल कितने नंबर प्रिंट होंगे। ओके, टोटल नंबर आफ्टर डेसिमल
पॉइंट। ठीक है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल कितने वैल्यू प्रिंट होंगे ये बताता है। तो अगर इस हिसाब से हम अगर प्रिंट करवाएं यहाँ पे, और कौन से वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है, तो ए को प्रिंट कराया जा रहा है। यानी जो आपका ए है जिसके अंदर में 3.15529 स्टोर है, ये स्टूडेंट परसेंट 6.2f के फॉर्मेट में प्रिंट होगा। तो देखिए, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, कभी जीवन में आपसे गलती नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट, कि ये जो मिनिमम विड्थ दिया हुआ है ना, आप उतना मिनिमम विड्थ अपने स्क्रीन पे ले लीजिए। लेट सपोज ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, ये आपका क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन है। नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, जो आपको मिनिमम विड्थ दिया गया है वो आपको ले लेना है। तो मिनिमम विड्थ कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने रिजर्व कर लिया। मिनिमम विड्थ का क्या तात्पर्य है, कि कम से कम इतना जगह तो लेगा ही लेगा, इससे ज्यादा भी ले सकता है। अब देखिए, अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जो हमारा वैल्यू है उस वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं। तो क्या है, 3.15529। तो प्रिंट कीजिए, सबसे पहले प्लेस पे आ जाएगा 3, पॉइंट को भी कंसीडर करना है, पॉइंट को भी काउंट करना है आपको। 3 के बाद हो जाएगा आपका पॉइंट, पॉइंट के बाद हो जाएगा 1, और 1 के बाद हो जाएगा 5। इसके बाद हम कुछ अभी प्रिंट नहीं करेंगे। क्यों प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन का मतलब क्या बता रहा है, टोटल नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद टोटल कितने संख्या प्रिंट होगी, तो टोटल 2 ही संख्या प्रिंट होगी, इसीलिए 3.15 प्रिंट होगा। अब जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन अभी समझिए, अब जब ऐसा कंडीशन आता है कि स्पेसेस बच जाते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होता है, जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर होता है, वो राइट शिफ्ट एक तरीके से राइट जस्टिफाइड वे में प्रिंट करता है। राइट जस्टिफाइड वे का अर्थ क्या हुआ स्टूडेंट, कि यहाँ पे 3.15 ना राइट जस्टिफाइड मैनर में प्रिंट होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा। थ्री 0.15। तो आपका आंसर इस प्रकार से आएगा। जब आप इस प्रोग्राम को स्टूडेंट एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको पहले आगे में 2 स्पेस खाली देखने को मिलेगा, फिर 3.15 आपको प्रिंट हुआ दिखेगा। तो अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं। तो स्टूडेंट हमें विकल्प क्या क्या दिए गए हैं, 3.16, 3.15, कंपाइलेशन एरर और 3.15529। तो अब आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली जो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 3.15, ये स्टूडेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार के सिंपल सिंपल सवाल स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, पीपीएस में जिनको भी समस्या है, चाहे आप फर्स्ट सेम के विद्यार्थी हो, सेकंड सेमेस्टर के हो, थर्ड सेमेस्टर में चले गए, अभी भी कैरी लगा हुआ है, 2 महीने के अंदर आपका कैरी क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको इस कोर्स में पढ़ाया गया है, बिल्कुल बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉड्यूल वाइज यहाँ पे स्टूडेंट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप एडुलॉजी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। फ्री कोर्स पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का फ्री कोर्स। यहाँ पे स्टूडेंट आपको मॉड्यूल वाइज लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्वालिटी क्या है कोर्स की, कि जो भी मैंने क्लास लिया है, जैसे कि मैंने क्लास लिया है, तो साथ में आपको व्यू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, यानी वहां पे आपको डिजिटल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। 5 साल से भी अधिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस वहां पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आप कभी भी अपने डाउट्स को वहां पे पूछ सकते हैं 24/7। डाउट्स कहां पे पूछेंगे सर, तो यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल है बाबू। यहाँ पे ऑल डाउट्स का देखिए ऑप्शन है, आप ऑल डाउट्स पे जाइएगा, यहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछिए। बहुत सारे बच्चे हैं, सबके साथ में डिस्कस कीजिए और मैं भी यहाँ पे आपको आंसर करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लें। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ARGB। अब देखिए, ये ARGB क्या है, तो स्टूडेंट ये है आपका आर्गुमेंट वेक्टर। क्या है ये, आर्गुमेंट
वेक्टर। अब ये आर्गुमेंट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, तो ये बेसिकली एक एरे होता है जिसमें सारे कैरेक्टर पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक एरे होता है कैरेक्टर पॉइंटर का। अब जो हमें विकल्प दिया गया है हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, परंतु परंतु धैर्य रखिए, कभी भी परीक्षा में यदि आपको पहला विकल्प सही मिल जाए तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। हो सकता है ये ऑप्शन सही हो सकता है दूसरा ऑप्शन भी सही हो और तीसरा बोथ दिया गया हो। तो ऐसे में भी कई बच्चों के साथ ये समस्या आती है कि वो जानते हुए भी ऑप्शन गलत टिक करके आते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, हम अभी इसको टिक करके रखेंगे, बाकी के ऑप्शन हम पढ़ेंगे। बिना चारों विकल्प पढ़े आपको विकल्प का चयन नहीं करना है। दूसरा विकल्प है कि इट इज अ पॉइंटर टू एन एरे, नहीं ये तो होगा ही नहीं। इट इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कि ये क्या है, एक एरे है जिसमें सारे स्ट्रिंग वैल्यू है, नहीं ये एक ऐसा एरे है जिसमें सारे कैरेक्टर पॉइंटर। चौथा करा है नन ऑफ द एबव। तो अब स्टूडेंट हमारे सामने जो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, दैट्स व्हाई वी शुड सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 1। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे अगेन स्टूडेंट एक प्रोग्राम दिया गया है और हमसे इसका आउटपुट पूछा जा रहा है। तो चलिए, पॉइंटर से बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमने क्या किया है, एक कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर किया है। आपको पता है कैरेक्टर पॉइंटर क्या होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं पॉइंटर टू कैरेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंटर है जो कि किसी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज पॉइंटर टू कैरेक्टर। तो हमने एक पॉइंटर टू कैरेक्टर बनाया है और हमने यहाँ पे क्या असाइन कर दिया, संजय सी टेस्ट। अब कई सारे बच्चे क्या समझेंगे कि सर ये तो है एक स्ट्रिंग वैल्यू और हमने इसको स्टोर करा दिया कैरेक्टर में, दैट्स व्हाई कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो जो एग्जामिनर होते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन सेट करते हैं कि आपका जो फंडामेंटल है, जो आपका बेसिक है, वो कितना स्ट्रांग है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको करना क्या है, जैसा मैंने आपको बताया है कि जब भी आप सी लैंग्वेज में डबल क्वोट्स के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग लिटरल ट्रीट होता है, दैट इज एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट ट्रीट होता है। अब होगा क्या, आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिटरल लिखा है, तो जो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग होता है, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं है। आप आगे जावा पढ़िएगा, पाइथन पढ़िएगा, तो वहां पे आपको स्ट्रिंग का भी डेटा टाइप देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है वो एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपने डबल क्वोट्स के अंदर में लिखा संजय सी टेस्ट, तो एक एरे बनेगा जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स होंगे। तो चलिए एक एरे बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर, एस है, सबसे पहला कैरेक्टर हो जाएगा एस, इसके बाद हो जाएगा ए, इसके बाद हो जाएगा एन, इसके बाद हो जाएगा जे, इसके बाद हो जाएगा ए, इसके बाद हो जाएगा वाई, और क्या है एक स्पेस भी है तो बिल्कुल स्पेस भी जाएगा। इसके बाद है एक स्पेस, इसके बाद है सी, इसके बाद है ये, उसके बाद है टी ई एस टी। तो थोड़ा सा मुझे छोटा बनाना चाहिए था, इसको फिर से हम लोग बना लेते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। आराम आराम से समझेंगे, सारे क्वेश्चन को समझेंगे। एक एरे हम लोग बना लेते हैं, कुछ ज्यादा ही काफी जा रहा है, ये सही। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा होगा वो हो जाएगा एस, उसके बाद ए, इसके बाद एन, इसके बाद जे, जे के बाद ए के बाद वाई, और ये जो आपको बीच में एक स्पेस दिख रहा है स्टूडेंट, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, एक वैलिड कैरेक्टर है। तो स्पेस होगा, स्पेस के बाद ये जो आपको डैश दिख रहा है ये भी एक कैरेक्टर है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, इसके बाद है टी ई एस टी टेस्ट, है ना, इसके बाद है टी ई एस टी टेस्ट। तो टी ई एस टी। नाउ अब हमेशा याद रखना है कि ये एक जनरल एरे नहीं है जो हम एरे सी लैंग्वेज में बनाते हैं। जब भी हम डबल क्वोट्स के अंदर में कुछ लिखते हैं तो जो स्ट्रिंग होता है स्टूडेंट वो एरे ऑफ कैरेक्टर होता है। साथ में मैंने एक बात और बढ़ाया था, याद कीजिए, जब मैंने आपको स्ट्रिंग का डेफिनेशन लिखाया था तो मैंने क्या लिखवाया था, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर ऑफ एरे एंड्स विद
एंड्स विद नल कैरेक्टर, है ना, \o। तो हमेशा याद रखना है कि लास्ट में स्टूडेंट एक और कैरेक्टर होगा जिसको हम नल कैरेक्टर या \o बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बन गया आपका एरे मेमोरी के अंदर। अब स्टूडेंट आप क्या कीजिए, तो आपको पता है कि जो सी लैंग्वेज में एरे होता है उसके इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो आप इंडेक्सिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हो गया हमारा। अब जब मैंने स्टूडेंट इतना लिखा तो मेमोरी में ये हो गया। जब मैंने डबल क्यूट्स में संजय सी टेस्ट लिखा तो मेमोरी में ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको स्टोर करा रहा हूं किसमें, तो एक पॉइंटर टू कैरेक्टर में। अब यहां पे मजा देखिए, आपने डिक्लेयर किया है पॉइंटर टू कैरेक्टर, यानी कि जो p है बालक, ये क्या है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं, जिनमें एड्रेस स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। चलिए पहले हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं। हम मान लेते हैं कि जो एड्रेस है स्टूडेंट, इसका एड्रेस है 5। जस्ट एज्यूम दैट, समझने के लिए। तो जब इसका एड्रेस 5 है और आपको पता है कि जो एक कैरेक्टर होता है सी लैंग्वेज में, ये कितना स्पेस लेता है, कितना साइज लेता है, तो 1 बाइट का लेता है। तो जब इसका एड्रेस 5 है तो अगले का 6 होगा, फिर इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, इसका 9 होगा, इसका 10 होगा, 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूं ताकि आप लोग ना कंफ्यूज ना हो। ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है इंडेक्सिंग। ये क्या है, ये मैंने इंडेक्सिंग किया। और ये जो मैंने लिखा है, ये है एड्रेस। ठीक है, इंडेक्सिंग अलग होता है, एड्रेस अलग होता है। इंडेक्स 0 से हमेशा स्टार्ट होता है एरे का, और जो एड्रेस है वो डिपेंड करता है कंपाइलर पे। हम नहीं जानते, हम जस्ट मान लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है स्टूडेंट, एक पॉइंटर टू कैरेक्टर बनाया है। तो पॉइंटर टू कैरेक्टर ये हमारा है, इसका नाम p है, इसका नाम p है। हम इसमें इस एरे को स्टोर करा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जो एरे होता है वो स्टूडेंट किसे रेफर करता है, तो जो एरे होता है या जो एरे का नाम होता है वो हमेशा एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। क्या आपने ऐसा पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा कि एरे नेम ऑलवेज पॉइंट्स टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो जो पहला वाला एलिमेंट है दैट इज एस, और इसका जो एड्रेस है 5, वो 5 इसमें स्टोर हो जाएगा। अर्थात ये जो पॉइंटर है ये स्टूडेंट इसे पॉइंट कर रहा है। तो देखिए है ना, पॉइंटर टू कैरेक्टर, ये जो पॉइंटर p है ये कैरेक्टर s को पॉइंट कर रहा है, दैट इज पॉइंटर टू कैरेक्टर। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का चुटकियों में बनाया जा सकता है, चाहे तो इसको बनाने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा, परंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो सके। बाकी स्टूडेंट फुल कोर्स तो अवेलेबल है ही, आप वहां से जाकर के रेफर कर सकते हैं। अभी जो बच्चे 2023-27 के सेशन के हैं, आपके पास अभी बहुत समय है, यानी कि लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है, और 1 से 1.5 महीने में पीपीएस को स्ट्रॉन्ग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आसानी से स्टूडेंट आप पीपीएस के नैया को पार कर सकते हैं। फिलहाल अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। पहला लाइन का कहानी हो गया खत्म। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा है ना। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि p ऑफ 0। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, क्या आपने सब स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ा है? नहीं तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि मैंने ही पढ़ा है, और नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए। देखिए p ऑफ 0 से क्या तात्पर्य है कि जो वैल्यू है p में जो वैल्यू है 5, इसमें 0 ऐड कर दो। अब ये जो एडिशन होता है ये पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर अरिथमेटिक एडिशन होता है। फिलहाल हम उतना नहीं जाएंगे, सीधा आप ये देखिए, चूंकि इसीलिए मैंने इंडेक्सिंग कर दिया। अगर मैं इंडेक्सिंग नहीं करता तो फिर आपको पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़ाना पड़ता, जो कि मैं पढ़ाने के मूड में अभी हूं नहीं। तो देखिए p ऑफ 0 से क्या तात्पर्य है कि ये है आपका p, और ये पॉइंट कर रहा है इसे, यानी कि ये आपका 0th इंडेक्स। इसमें क्या करो भाई तुम, ये जो a है इसे स्टोर कर दो। अब ये a क्या है, एक कैरेक्टर है, चूंकि ये सिंगल क्वोट के अंदर में लिखा हुआ है, तो होगा क्या कि ये जो p ऑफ 0 है
ये एस अब नहीं रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां पे एस की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा। अब देखिए दूसरा लाइन हो गया। तीसरा लाइन क्या बोलता है, पी ऑफ वन में क्या करो भाई, बी को स्टोर कर दो। बी क्या है, एक कैरेक्टर है, सिंगल क्वोट में लिखा हुआ है। तो देखिए पी ऑफ वन, यहां पे क्या करो, ए की जगह पे अब हो जाएगा पी। ठीक है, दूसरा लाइन भी प्रिंट हो, दूसरा लाइन भी हो गया एग्जीक्यूट। अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ, यानी कि आपको आउटपुट देना है। क्या आउटपुट देना है भाई, तो देखिए पी को आपको प्रिंट कराना है परसेंट एस फॉर्मेट में। अब देखिए जो परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है वो क्या करता है, परसेंट एस एक स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंट एस आपसे मांगता है एक एड्रेस। परसेंट एस बोलता है कि भाई मुझे एक एड्रेस दे दो और उस एड्रेस से मैं सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाता रहूंगा जब तक कि मुझे नल कैरेक्टर ना मिल जाए, जब तक कि मुझे बेसिकली जो नल कैरेक्टर हो बैकस्लैश हो वो ना मिल जाए। तो इस परसेंटेज को मैंने क्या दे दिया, पी दे दिया, मतलब मैंने 5 दे दिया। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई तुम 5 एड्रेस पे जाओ और तब तक प्रिंट कराते रहो जब तक तुमको बैकस्लैश होना मिल जाए। तो ये हमारा परसेंटेज क्या करेगा, ये बहुत समझदार है, ये 5 पे जाएगा और यहां से प्रिंट कराना स्टार्ट करेगा। तो जो आपका स्टूडेंट आउटपुट आएगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहां से प्रिंट कराना स्टार्ट करेगा ए से, है ना। तो पहले ए प्रिंट करेगा, फिर बी प्रिंट करेगा, फिर एन प्रिंट करेगा, फिर जे, फिर ए, फिर वाई, एक स्पेस रहेगा, फिर डैश, फिर टी, फिर एस, फिर टी। बैकस्लैश वो प्रिंट नहीं कराता है, बैकस्लैश आया रुक जाना है, हो गया। तो आपका लाइन नंबर जो 4 था ये भी एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो जो आउटपुट आया आपका वो क्या आया स्टूडेंट, ए बी एन जे वाई स्पेस डैश टी ई एस टी। अब आप स्टूडेंट जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें देखिए। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो इसी प्रकार के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको ये क्वेश्चन बनाने में इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड बहुत है, क्योंकि ये हमें नहीं बनाना पड़ेगा। वहां पे आप सीधा समझ जाइएगा और बना दीजिएगा। वो कब होगा, वो ऐसे एक क्वेश्चन बनाने से नहीं होगा। जब आप इस प्रकार के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाए रहिएगा तब होगा। आप मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ते हैं, आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े, आपने रॉस थ्योरम पढ़ा, आपने कॉची मीन वैल्यू एल्गोरिथम पढ़ा, आपको वो एक बार में समझ में नहीं आएगा जब तक आप स्टूडेंट उसके 10 सवाल नहीं बना लेते, ठीक है। चलिए, तो ये हमें कहां पे मिलेंगे सर, तो आपको मैंने बता दिया है। आप जाइए एडुलॉजी एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको स्टूडेंट सारे मॉड्यूल वाइज लेक्चर्स प्लस क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम दिया गया है। इस बार क्वेश्चन बहुत तगड़ा तगड़ा पूछा और इसी तरह का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैक्रो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है। देखिए, तो प्रोग्राम है, आउटपुट बताना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, कभी नहीं भी कर सकते हैं। तो कंपाइल टाइम एरर ऐसे केस में आपको नहीं टिक करना है जब तक कि कोई सिंटैक्स में एरर ना हो, ठीक है। देखो, तो यहां पे हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो ठीक है। हैश डिफाइन का क्या अर्थ होता है, क्या आपको पता है? हैश डिफाइन का हम प्रयोग करते हैं मैक्रो को डिफाइन करने के लिए। दैट इज, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे प्रोग्राम में यानी कि इस लाइन के पश्चात कहीं भी लिखा हुआ रहे MUL और ब्रैकेट में x, यानी कि x की जगह पे हम कोई वैल्यू देंगे, मल ऑफ 5, मल ऑफ 10, मल ऑफ 15, जो भी हम दे, तो तुम्हें क्या करना है, मैं कंपाइलर को बता रहा हूं कि सुनो कंपाइलर, तुम क्या करना, मल ऑफ x की जगह पे तुम लिख देना x मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि तुम इसको कन्वर्ट कर देना, इससे रेप्लिकेट कर दो, है ना, बदल देना। ये हम करवाते हैं मैक्रो से। तो अब ध्यान दीजिए, इंट में तो देखिए होगा क्या, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इंट y एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हैं जो कि इंट टाइप का है। तो ठीक है भाई, y एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा जो कि इंट टाइप का है। अब इसमें हम क्या स्टोर करा रहे हैं, मल ऑफ 10/3। अब ध्यान से देखिए, यहां पे ये जो मल ऑफ 10/3 लिखा हुआ है ये तो मैक्रो आ गया। तो जब भी मैक्रो आएगा तो कंपाइलर क्या करेगा, मैक्रो को एक्सपेंड कर देगा।
ये आपके पता है सोर्स कोड तक ही रहता है। जब आप सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं और आपका मशीन कोड जनरेट होता है तो उसमें ये मल ऑफ 10/3 नहीं रहता है। कंपाइलर का ये काम है। बेसिकली कंपाइलर के भी पहले का प्रोसेस है। जब आप कंपाइलर डिजाइन पढ़िएगा तो आप जानिएगा कि कंपाइलर के कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, है ना, स्टेप्स में उसे प्रोसेस करना होता है। फिलहाल आप ये देखिए कि ये जो स्टूडेंट आपका मैक्रो है ये एक्सपैंड हो जाएगा। अब जब मैक्रो एक्सपैंड होगा तो मल ऑफ 10/3 के जगह पे देखिए क्या हो जाएगा। मैंने बोला था मल ऑफ x की जगह पे कर देना x मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये मल ऑफ 10/3 के जगह पे कर देगा 10/3 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब आप जब इसे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10/80/3 नहीं कर देना है। देखिए इसीलिए ऑप्शन भी दे दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दिया है। बहुत बच्चे करेंगे 10/80 80/3 कितना हो जाएगा, 80/3 अगर आप कीजिएगा तो 26 का 26, 26 दूनी 52 और 26 तिया कितना होता है 78, है ना, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 26 कुछ आएगा। बच्चा ऑप्शन नंबर 4 टिक करके चला आएगा। अरे ये नहीं करना है भाई, यहाँ पे देखिए 10/3 मल्टीप्लाई बाय 8 है। आप यहाँ पे देखिए ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी, तो आप पाइएगा कि भैया हमें 10/3 पहले करना है। अब जब हम 10/3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसमें भी बहुत बच्चा क्या करेगा 3.33 लिख देगा। अरे बेवकूफ, यहाँ पे 10 क्या है, एक इंटीजर है, 3 क्या है सर, ये भी इंटीजर है। तो जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर तो इंटीजर ही ना आएगा बालक। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 3 तिहाई 9 गुना 8, तो 8 तिहाई 24 आ गया आपका आंसर। लीजिए, तो जो आप टिक कर रहे थे ऑप्शन नंबर 4, यहां आपको टिक करना था ऑप्शन नंबर 2। तो बताइए, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, हाँ प्रिंट ही करा रहा है, सही। मैंने अभी केवल हम लोग फर्स्ट लाइन पे ही है और मैंने ऑप्शन टिक कर दिया इसीलिए, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ प्लस माइनस आगे हो। तो अभी क्या होगा, अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो ये जो हमारा वैल्यू आया 24, ये 24 स्टोर हो जाएगा y, तो y की वैल्यू हो गई 24 और फाइनली हम y को ही चूंकि प्रिंट करा रहे हैं और %d फॉर्मेट में प्रिंट करा रहे हैं। %d क्या करता है स्टूडेंट, डेसिमल फॉर्मेट में बेस 10 में प्रिंट करता है, तो बेस 10 में आपका 24 प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप सब टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाए। खास करके जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अभी से लेकर के 8th सेमेस्टर तक आपको एडुलॉजी काम आने वाला है और एडुलॉजी हमेशा आपके साथ है सेमेस्टर से लेकर के जॉब तक। आप टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। विशेषकर जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक का कोर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, चाहे आपका स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, नेटवर्किंग हो, आईओटी हो, इट डजंट मैटर, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन हो, अगर कंप्यूटर साइंस आईटी के आप स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट डाउनलोड दिस ऐप। ओके, तो चलिए टेलीग्राम ग्रुप के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कर लीजिए @बिहार इंजीनियरिंग, या स्टूडेंट ये QR कोड है, फटाक से QR कोड को स्कैन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए, तो हम लोग स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा what would happen if you assign a value to an element of an array whose subscript exceeds the size of the array। यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं आपको बताता हूं लिख करके। देखिए, मान लिया जाए मैंने एक मिनट गर्मी प्रचंड किए हुए है। तो देखिए, मान लिया जाए मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है इंट ARR ऑफ 3 और इसमें मैंने स्टोर करा दिया है 0, 1, 2। ठीक है, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, असाइन अ वैल्यू टू एन एलिमेंट ऑफ एरे। आप किसी वैल्यू को, लेट्स से मैं 10 को असाइन करना चाहता हूं एरे के किस एलिमेंट में, वैसे एलिमेंट में जिसका जो सब स्क्रिप्ट हो वो स्टूडेंट एरे के साइज के बाहर का हो। यानी कि यहां पे मैं अगर कुछ ऐसा कर दूं ARR ऑफ 6, अब ऐसा करने पर क्या होगा, बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे वर्ड में क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझने आना चाहिए।
हमें बच्चे में बेसिकली बचपन में कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आप शब्दों को समझ सके, इंटरप्रेट कर सके। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। अब अगर हम कोई एरे डिक्लेयर कराते हैं जिसका साइज है लेट्स से 3 और इंडेक्सिंग है 0 1 2। अब अगर आप ARR ऑफ 6 लिखते हैं तो भैया यहाँ तो 3 ही इंडेक्सिंग है ना, 0 1 2, इंडेक्स 3 4 5 कहां 6। तो आप ARR ऑफ 6 में जो 10 को स्टोर करा रहे हैं तो सर ARR ऑफ 6 तो यहाँ पे है ही नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, क्या आपको कंपाइलर एरर देगा या कुछ नहीं होगा? कुछ तो होगा। तो देखिए यहाँ पहला विकल्प कह रहा है द एलिमेंट विल बी सेट टू 0, यानी जो ARR ऑफ 6 होगा उसमें 0 असाइन हो जाएगा। गजब पूर्वक वाला बात करता है। अब ARR ऑफ 6 है ही नहीं है तो आप उसमें 0 कहां से स्टोर कर दीजिएगा, है? तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है नथिंग इट्स डन ऑल द टाइम, नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा होते ही रहता है ना? तो ये हो गया मटियाने वाला बात, ये सब भी आंसर नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है अदर डेटा में भी ओवर रिटन, यानी कि ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि मेमोरी में कोई डेटा लिखा हुआ हो जो कि ओवर रिटन हो जाए। यानी कि पहले से जो डेटा लिखा हुआ हो, कोई डेटा है लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है शुभम, ठीक है, शुभम लिखा हुआ है, और हम क्या किए भैया कि यहाँ पे लाके कुछ और स्टोर करा दिए। तो जब कुछ और स्टोर करा दिए तो ये ओवर राइट हो जाएगा ना, इसके जगह पे कुछ और लिखा जाएगा, ठीक है। चौथा कह रहा है एरर मैसेज फ्रॉम द कंपाइलर, यानी कि सीधा कंपाइलर आपको क्या करेगा, एरर दे देगा कि देखिए सर ऐसा है कि आपका जो एरे का साइज है वो 3 ही है, ARR ऑफ 6 पगला गए हैं जो ARR ऑफ 6 को आप जो है एक्सेस कर रहे हैं। तो ये चारों में क्या होगा, सोच के बताइए। कभी ऐसा किए हैं? क्यों नहीं किए हैं? जब आप पढ़े हैं एरे तो आपको करना चाहिए था। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको जब एरे पढ़ाया था तो स्टार्टिंग में ही बताया था कि सी लैंग्वेज में जो एरे होता है वहां पे बाउंड चेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर हम बात करें जावा की तो वहां पे बाउंड चेकिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप जावा में ऐसा लिखिएगा ना तो जावा का कंपाइलर पहले आपको 2 थाप मारेगा खींच के, बोलेगा पगला गया ये क्या कर रहा है, आपको तुरंत एक्सेप्शन देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सी लैंग्वेज में आप मतलब आप एज अ प्रोग्रामर अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपर बाउंड को चेक करें, यानी कि हम ऐसा काम ना करें। आगे बात समझ में? तो अगर हम ARR ऑफ 6 लिखते हैं तो सबसे पहली बात कि कंपाइलर की तरफ से हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि 0 भी सेट नहीं होगा। तीसरी बात कि ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं होगा। तो जो चौथा बात है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि वहां पे जो भी लिखा हुआ था स्टूडेंट पहले से मे भी हो सकता है वो ओवर रिटन हो जाए, है ना। अगर वो सिस्टम का डेटा होगा, अगर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस चाहिए होगा तो मे बी ना हो और मे बी हो जाए। तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन है, इसीलिए यहाँ पे जो हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज अदर डेटा में बी ओवर रिटन, ये सही होगा कि हो सकता है कोई डेटा जो कि ARR ऑफ 6 पे हो। अब सर ARR ऑफ 6 पे कैसे होगा, तो आइए जब इतना दूर समझे ही हैं तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये है आपका ARR, ठीक है। ये है आपका इंडेक्स नंबर 0, ये है आपका इंडेक्स नंबर 1, ये है इंडेक्स नंबर 2। इंडेक्स नंबर 0 में स्टोर है 1, इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर है 1, इंडेक्स नंबर 2 में स्टोर है 2। अब हमें पता है कि जो बेसिकली इंटीजर होता है वो 4 बाइट का होता है, ठीक है। हाँ 2 बाइट का भी होता है अगर हम 16 बिट कंपाइलर की बात करें, लेकिन अब 16 बिट कंपाइलर का यूज नहीं होता है। तो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, ठीक है। अब देखिए ARR ऑफ 6 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ARR ऑफ 6 का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 है, जैसे अगर हम एड्रेस मान ले इसका 50, ठीक है, तो इसका अगर एड्रेस मान ले 50, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 58। इस प्रकार से आप चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, जहां पे ARR ऑफ 6 आना चाहिए वहां पे हो सकता है कोई वैल्यू होगा 1, और जब आपने वहां पे 10 स्टोर कराया तो ये ओवरराइट हो जाएगा ना भाई। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को टिक किया है। अधिक जानकारी के लिए आप स्टूडेंट जो कोर्स है इस कोर्स में जाइए और आप क्या कीजिए, एरे वाला मॉड्यूल को ओपन कीजिए, उस मॉड्यूल में जाइए और लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं है, शायद दूसरा या तीसरा होगा एरे का, वहां पे नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, एरे बाउंड चेकिंग वाला, वो आप देख लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
कहा जा रहा है, अगेन देखिए प्रोग्राम दिया गया है, तो प्रोग्रामिंग से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है ना। थ्योरिटिकल क्वेश्चन अगर हम देखें तो मल्टीपल चॉइस में कम ही पूछे जाते हैं, आपको प्रोग्राम दे दिया जाता है और आपसे आउटपुट पूछा जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी बात करें, अगर हम डीआरडीओ, आईएसआरओ, आरआरबी की बात करें, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। देखिए यहाँ पे ना कोड लिखा हुआ है, और जब आप कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में जाइएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे कोड ही लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि ये बस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, पूरा प्रोग्राम नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि प्रिंटफ लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया है, ये सब आपको देखने की जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट, ये जो कोड हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंट मेन लिखा हुआ है, चलिए सही है। इंट मेन के बाद नीचे में रिटर्न 0 लिखा होना आवश्यक है। अगर इंट मेन दिया गया हो तो एटलीस्ट आपको रिटर्न 0 एक बार देख लेना है, तभी प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। अगर रिटर्न 0 नहीं दिया गया हो तो सीधा हम कंपाइल टाइम एरर लिख देंगे, क्योंकि अगर हम फंक्शन का रिटर्न टाइप दे रहे हैं तो हमें रिटर्न करना आवश्यक है। फिलहाल स्टूडेंट सबसे पहला लाइन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है साइंड कैर सी एच। इसका अर्थ क्या है? अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सी एच नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा रहे हैं। अब सी एच नाम का जो वेरिएबल है वो कैर टाइप का है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया सर। इसके बाद ये जो साइंड लिखा हुआ है इसके पहले ये क्या है? तो देखिए हमने पढ़ा था कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हैं तो साइंड या अनसाइंड फॉर्मेट में करा सकते हैं। साइंड फॉर्मेट और अनसाइंड फॉर्मेट क्या होता है, अगर मोटा मोटी हम बोले तो साइंड का मतलब यही होता है कि आप यहाँ पे साइन वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। साइन यानी जिसमें प्लस या माइनस लगा हुआ है, यानी कि साइन कहने का अर्थ क्या हुआ कि आप माइनस को भी स्टोर करा सकते हैं, आप प्लस को भी स्टोर करा सकते हैं, आप जीरो को भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अनसाइंड की, यानी कि इसमें साइन नहीं दिया हुआ है, तो जब अनसाइंड बोला जाए तो भैया प्लस माइनस तो लगा ही नहीं सकते हैं। तो जब प्लस माइनस कुछ नहीं लगेगा तो हमको पता है कि जिसमें कुछ नहीं लगता है उसमें ऑटोमेटिक प्लस रहता है। तो साइंड का मतलब हुआ माइनस प्लस जीरो सब, अनसाइंड का मतलब हुआ कि केवल उसमें हम प्लस को ही स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमें दिया गया है। तो सी एच नाम का जो वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर करा रहे हैं, ये स्टूडेंट क्या है, एक साइंड वेरिएबल, ठीक है। यानी कि इसमें प्लस वैल्यूज भी स्टोर होंगे, माइनस वैल्यू भी स्टोर होंगे। अब हम सी एच में स्टोर क्या करा रहे हैं, तो 128 स्टोर करा रहे हैं। तो ठीक है 128 स्टोर हो जाएगा, और प्रिंट कराएंगे परसेंट डी सी एच फॉर्मेट में तो 128 प्रिंट कर देगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, राम नाम सत्य। भैया यहीं पे तो गड़बड़ा जाता है मामला। और हम क्या देख रहे हैं कि खास करके पिछले साल से जितना क्वेश्चन पूछा है सब में कुछ ना कुछ टेक्निक लगा के पूछ दिया है। अगर आप एक यू का क्वेश्चन उठाइएगा पुराना वाला, मतलब 2-3 साल पुराना वाला, तो आपको इतना तिकड़म नहीं दिखेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे क्या कर रहा है ये लोग, बीयू वाला पूरा तिकड़म लगा के पूछे हुए हैं। ये मतलब अगर बच्चा पढ़ा है तो 1 सेकंड में बता देगा, अब बच्चा नहीं पढ़ा है तो माथा नोचते रह जाएगा, लेकिन उससे सही आंसर का पता नहीं चलेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा कैरेक्टर बेसिकली डेटा टाइप है ये 1 बाइट का होता है। जो मेरा कैर डेटा टाइप है, अच्छा आप बताइए कि कैर डेटा टाइप का साइज कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर इसका साइज होता है 1 बाइट। अच्छा 1 बाइट का मतलब क्या होता है, 8 बिट्स होता है। तो क्या आप इसका रेंज बता सकते हैं, क्या आप इसका रेंज बता सकते हैं, कहां से कहां तक की ये वैल्यू को स्टोर करेगा? तो सर बोलिएगा कि 8 बिट्स होता है। अब रेंज अगर हम बात करें साइंड में, यानी कि अगर हम रेंज बात करें साइंड में, माइनस भी स्टोर कराए प्लस भी स्टोर कराए, तो अगर साइंड में हम रेंज की बात करें तो आप बोलिएगा सर माइनस में 2 to the power 8 - 1 से ले लीजिए, और प्लस में ले लीजिए 2 to the power 8 - 1 - 1। यानी कि आप बोलिएगा सर ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा -2 to the power 7, यानी कि माइनस में 128 ले लीजिए सर, और प्लस में चल जाएगा ये 127 तक। दिख रहा है यहाँ तक? चलिए दिख रहा है, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा रेंज आया वो कितना आया, 128 से लेकर के माइनस में 128 से लेकर के प्लस में 127 तक। यानी कि अगर हम नंबर सिस्टम बनाएं, बेसिकली अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन खींचे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का इंफिनिटी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्लस का इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 128, ये हो जाएगा प्लस का 127। तो कैरेक्टर वेरिएबल का जो रेंज है बालक, ध्यान से समझिए, वो माइनस 128 से लेकर के प्लस 127 तक ही है जो साइंड कैर का रेंज है। यानी 127 से बड़ा वैल्यू आप कितनों कुक पात लीजिएगा लेकिन स्टोर होने वाला नहीं है। तो अब होगा क्या सर, जब स्टोर नहीं होगा तो कंपाइल टाइम एरर देगा क्या? नहीं, कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे नहीं देगा। हाँ, अगर आप जावा में चले जाइए तुरंत आपको थपड़ा देगा, बोलेगा क्या तुम पागल वाला काम कर रहे है ना। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप रेंज से बाहर के वैल्यू को स्टोर करा देते हैं तो फिर ये साइक्लिक राउंड में घूमना शुरू हो जाता है। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, मैंने इसको बहुत ही डिटेल वे में विथ नंबर लाइन समझा रखा है। कहां पे? तो बिल्कुल निःशुल्क अवेलेबल है, एडुलॉजी एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री कोर्स में जाइए, पीपीएस वाला आप देख लीजिए मॉड्यूल। अब आप देख लीजिए कौन सा मॉड्यूल में कौन सा लेक्चर है ना। पीडीएफ नोट्स दिया गया है, आप पीडीएफ नोट से रिवीजन कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए तो होगा क्या कि 0 1 2 3 4 5 126 127 तक तो ठीक है। जैसे ही 128 पे आप जाइएगा ना तो 128 का मतलब हो गया कि ये ऐसे घूम जाएगा। फिर अभी ऐसे जा रहा था, बढ़ रहा था आगे, 0 से ऐसे बढ़ रहा था, 0 से 1 2 3 4 5 126 127, जैसे ही 128 होगा रिटर्न आ जाएगा एकदम बैक, और इतना दूर रिटर्न नहीं आएगा, जो इसका एरिया है वहीं तक में रिटर्न आएगा। ये जो रिटर्न आएगा ये 128 हुआ, बस घूम के यहां आ जाएगा। तो 128 मतलब क्या? माइनस 128। आप बोलिएगा सर 129 मतलब क्या? माइनस 129। अरे 128 का मतलब हुआ माइनस 128, फिर तो ये ऐसे ही चलने लगेगा ना, ऐसे घूमते रह जाएगा, घूमते रह जाएगा। तो 127 से जैसे ही 128 गया ये वापस आ गया, तो 128 का मतलब माइनस 128। अब माइनस 128 से आप राइट साइड में बढ़िएगा तो क्या आएगा? माइनस का 127। अगर आपसे 130 पूछ दिया तब तो आगे बढ़ते जाइए, माइनस 126। बात समझ में आया? नहीं आया? आ गया। और नहीं समझ में आया तो बेसिक कमजोर है बाबू, ठीक है, बेसिक सही कीजिए, कोर्स अवेलेबल है, बढ़िया से पढ़िए। इसीलिए पीपीएस का कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, ताकि सभी बच्चे मन से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम दीजिए। थर्ड सेमेस्टर से आप लोग दीजिएगा पैसा, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर से हम भी लेंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक फ्री में पढ़िए। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, हमने 128 स्टोर कराया तो 128 स्टोरे नहीं होगा, है ना। इसका क्षमते नहीं है कि CH में 128 को स्टोर करा ले, तो 128 के जगह पे स्टोर हो जाएगा माइनस में 128। आप बताइए, अब आप CH को जब प्रिंट कीजिएगा %d फॉर्मेट से तो क्या प्रिंट होगा? माइनस का 128। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात समझ में आया? तो ये पूरा आपको परीक्षा में करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कीजिएगा तो जैसा हमको अभी कितना समय लग गया है, 40 मिनट लग गया है ना, तो आपको पता चलेगा 6 क्वेश्चन बनाने में 40 मिनट लग गए। तो 6 क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगना चाहिए? 1 से 2 मिनट। 10 क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट में सोढ़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वाह वाह वाह, इसको कहता है क्वेश्चन सेट करना। क्वेश्चन सेट करने वाले को सलाम है भाई। क्या क्वेश्चन सेट, क्या मतलब 10 क्वेश्चन में हर तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे आया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको बाइनरी दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट की, जो हमें बाइनरी दिया गया है, ये है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। जो बाइनरी दिया गया है उसको लिख लेंगे। बाइनरी क्या दिया है भाई? तो बाइनरी दिया है 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0। ये क्या है हमको? ये बाइनरी में दिया हुआ है। अब इसका दो तरीका है। कोई बच्चा क्या करेगा कि इसको पहले डेसिमल में बदलेगा, तो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 करते रहिए इसको कन्वर्ट।
अब फिर उसको क्या करेगा, 16 से भाग देगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। उतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमने आपको बताया है, हमने वो भी तरीका बताया है। वो तरीका कब काम आएगा, जब हमसे यही क्वेश्चन पूछ दे 8 नंबर। हो सकता है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछ देगा 8 नंबर में। अब बोलेगा व्हाट आर द स्टेप्स टू परफॉर्म कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो आप बताइएगा वहां पे लिख करके कि सर जी दो गो प्रक्रिया है, एगो आप इसको पहले कन्वर्ट कीजिए डेसिमल में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट कीजिए हेक्साडेसिमल में। दूसरा प्रक्रिया डायरेक्ट कन्वर्जन वाला, खूब पेज भरते रहिए। वो सब किया जाता है जहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पे तो भैया हमसे जो पूछा गया है वो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया ना, तो हम तो फटाफट बनाएंगे। तो देखिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं एकदम क्विक। देखिए जो हेक्साडेसिमल होता है, अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, वो बेस होता है स्टूडेंट, कितना बेस होता है 16। ठीक है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है। उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 16 होता है। और अगर हम इसमें बात करें टोटल डिजिट्स की, तो यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से डिजिट्स होते हैं बताइए तो जरा। जैसे अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो 10 वो डिजिट होता है, कौन कौन, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको अंग्रेजी में 0 1 2 3 4 आप लोग बोलते हैं। तो अगर हम डिजिट्स की बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं, तो भैया 0 1 2 तो सब वही रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें टोटल के वो डिजिट होता है 16 डिजिट होता है। ठीक है, 0 से लेकर के 15 तक। लेकिन अब 10 11 12 को कैसे लिखेंगे, आप बोलिएगा सर ऐसे लिख दीजिए क्या समस्या है। तो भैया ये दो डिजिट हो गया ना, डिजिट का मतलब सिंगल क्वांटिटी, आपको यहाँ 10 नहीं लिखना है। तो 10 को कैसे लिखेंगे सर, 10 क्या है, एक डिजिट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो एबीसीडी का यूज करते हैं, या तो छोटका या तो बड़का, किसी का भी। तो ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15। ये स्टूडेंट क्या है, तो हेक्साडेसिमल का डिजिट्स है। तो बेस और ये डिजिट्स, कहानी खत्म। अब देखिए चूंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 वो डिजिट होता है, कितना डिजिट होता है, 16 वो डिजिट होता है। तो हम बाइनरी का अगर 4 बिट का प्रयोग करें, 1 2 3 4, तो बाइनरी के 4 बिट का प्रयोग करके हम 2 पावर 4 यानी कि 16 वैल्यू को लिखा जा सकता है। तो जो हेक्साडेसिमल का प्रत्येक डिजिट है, चाहे 0 रहे, 5 रहे, 8 रहे, सी रहे, उसको बाइनरी के 4 डिजिट में लिखा जा सकता है। अतः अगर हमें दिए गए किसी बाइनरी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, बिट का पेयर बना लेंगे, 4 बिट का। राइट साइड से हमेशा आपको स्टार्ट करना है, अगर पॉइंट दिया गया हो तो फिर लेफ्ट टू राइट चलना है। ठीक है, तो यहां चूंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम स्टूडेंट राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। काउंट कीजिए, 1 2 3 4, भुट्टे खाने चला सियार, 4 5 6 7, इतने में आई बरसात, 7 8 9 10, सियार गया कीचड़ में धस। तो देखिए अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, तो बस जो डिजिट आया है उसको लिख दीजिए। तो ई कितना है, 1 2 4 8। अब आप बोलिएगा सर ये क्या बोल दिए 1 2 4 8, भाई ये बाइनरी में लिखा हुआ है। बाइनरी का प्लेस वैल्यू पता है ना, बाइनरी का प्लेस वैल्यू अगर हम बताएं तो बाइनरी का प्लेस वैल्यू होता है कितना, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, कुछ इस प्रकार से। यानी 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक का मतलब वो वैल्यू है और 0 का मतलब वो वैल्यू नहीं है। तो एक का मतलब 2 का पावर 0 है, फिर यहाँ पे एक मतलब 2 का पावर 1 भी है, फिर यहाँ पे 0 यानी 2 का पावर 2 नहीं है, फिर यहाँ पे 1 यानी 2 का पावर 3 है। तो 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 8। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपल जोड़ के लिख देते हैं, 1 2 4 8 यानी कि 8 2 10 1 11। तो यहाँ पे आप 11 नहीं लिखिएगा, देखिए 11 के लिए क्या लिखा जाता है, 11 के लिए बी लिखा जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 4, तो 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2, ये 2 हो गया, ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला था ये था आपका बाइनरी। आया समझ में, ठीक है। किस प्रकार से हमने किया, सिंपल 4 बिट में आपको ग्रुप में डिवाइड कर लेना है।
और उसके बाद सिंपल काउंट कर लीजिए, तो 1 2 4 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, 8, तो 8 2 10, 1 11, 11 का मतलब 20, 1 2 4, तो 4 1 5, 1 2, 2 का मतलब 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि सर अगर मान लिया जाए यहाँ 2 को बचे तब, तो 2 को 0 लगा दें। बात समझ में आया? नहीं समझे? अब जैसे मान लीजिए ना आपको इतना ही दूर दिया रहता, इतना ही दूर आपको दिया रहता, तो 4 बिट का पेयर बनाइएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर 1 2, तो 2 को 0 लगा दें। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन बन जाएगा। चल, तो आंसर हमारा क्या आया है भाई? B52। बस यही तो करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगेन एरे का एक क्वेश्चन है, कहा जा रहा है द करेक्ट सिंटैक्स टू सेंड एन एरे ARR। एक एरे है जिसका नाम है ARR, हमें क्या करना है, इसे सेंड करना है, कहां भेजना है भाई? तो एज अ पैरामीटर टू अ फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम है FUNC। चलिए तो ध्यान से समझिए, एक आपके पास एरे है, ठीक है, ये एरे, इसमें कुछ एलिमेंट होगा, एरे का नाम है ARR, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे के पूरे एरे को, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इस पूरे के पूरे एरे को एज अ आर्गुमेंट भेजना है किसी फंक्शन को, तो उसका सही सिंटैक्स क्या होगा, ये आपसे पूछ दिया गया। तो चलिए जो सबसे पहला ऑप्शन है FUNC ऑफ ARR, तो फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं और आप क्या करते हैं, ब्रैकेट में, है ना, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसमें हम एरे का नाम दे रहे हैं। अब एरे का नाम क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत लगता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले हम बताए थे कि एरे का जो नाम होता है वो हमेशा एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो जब आप ARR लिख रहे हैं तो ये पूरा एरे नहीं जा रहा है, एरे का जो पहला एलिमेंट है ना खाली वही जा रहा है, तो हमको पहला एलिमेंट भेजना है, हमको पूरा एरे भेजना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है FUNC ऑफ एड्रेस ऑफ ARR। तो देखिए ARR का मतलब क्या हुआ, एरे का नाम हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, यानी एरे का नाम भी एक पॉइंटर है जिसमें क्या स्टोर होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अब जब आप इसके आगे एड्रेस लगा देते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो ARR यानी ये जो एरे है ना, इस पूरा एरे का एड्रेस आप भेज रहे हैं। तो ये पूरा एरे को हम भेज रहे हैं, कहां पे भेज रहे हैं, तो इस फंक्शन में एज आर्गुमेंट भेज रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट हो। आई बात समझ में? ऐसे 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पॉइंटर टू एरे, हमें पॉइंटर टू एरे नहीं सेंड करना है और ना ही हमें एरे का यहाँ पे डिक्लेरेशन भेजना है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सिंपल, देखिए कुछ कुछ आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए, पूरा मिक्सअप यहाँ पे किया गया है ताकि बच्चे आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सके। कहा जा रहा है हेडर फाइल इज, जो हेडर फाइल होता है ना, जो हम सबसे टॉप में लाइक जिसको हम इंक्लूड करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ना, उसके बाद conio.h हम लिखते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट, string.h स्ट्रिंग हेडर फाइल, बहुत सारे math.h मैथ हेडर फाइल। तो ये जो हेडर फाइल होते हैं ये आखिर क्या होते हैं, तो हम जब हेडर फाइल के बारे में आपको पढ़ाएं, सबसे लास्ट में हम आपको हेडर फाइल के बारे में पढ़ाएं लाइक यूनिट नंबर 14 या 15 में, तो वहां पे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो हेडर फाइल होता है इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या, कि एक ऐसा फोल्डर, एक ऐसा फाइल है जिसके अंदर में प्री डिफाइंड डेफिनेशन होते हैं फंक्शन के, मैक्रोज होते हैं, डेटा होते हैं, ये सभी पहले से डिफाइन होते हैं जिसका हमें प्रोग्राम में केवल यूज करना होता है। जैसे अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो सी लैंग्वेज में, तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, SQRT फंक्शन का यूज कर देते हैं, SQRT ऑफ 16, ये हमें 4 दे देगा। लेकिन SQRT को क्या हमने डिफाइन किया, तो सी लैंग्वेज क्या भगवान है, उसको कैसे पता चल जाएगा कि SQRT का मतलब हुआ कि इसका स्क्वायर रूट निकाल के देना है। तो भैया जो डेनिस रिची साहब मर गए, मतलब स्वर्ग सिधार गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, वो क्या किए कि SQRT फंक्शन को डिफाइन करके गए, है ना, हैश इंक्लूड math.h में, math.h हेडर फाइल में SQRT डिफाइन है आपका।
अब हम उसका केवल प्रयोग कर रहे हैं। तो हेडर फाइल क्या होता है बेसिकली, चलिए देखते हैं। अ फाइल दैट कंटेन्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई। एक ऐसा फाइल है जिसके अंदर जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है ना। देखिए सी लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, दैट इज सी लैंग्वेज का जो लाइब्रेरी फंक्शन है, उसमें स्टूडेंट सी लैंग्वेज के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन, डेटा, मैक्रोज अवेलेबल हैं वो सब। और इस पूरे को एज अ होल अगर हम stdio.h हेडर फाइल, अगर हम कोनियो हेडर फाइल, स्ट्रिंग हेडर फाइल, मैथ हेडर फाइल सबको इंक्लूड कर दें तो हम इसे बोलते हैं सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड फंक्शन या सी लैंग्वेज का बेसिकली स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो हेडर फाइल क्या होता है, एक ऐसा फाइल होता है जिसमें सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेकिन अभी हमें प्रतीक्षा करनी है, बाकी के विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ना है। दूसरा कह रहा है ए फाइल दैट कंटेन्स डेफिनेशंस एंड मैक्रोज, एक ऐसा फाइल जिसमें डेफिनेशन होता है, मैक्रो होता है। चलिए कुछ कुछ तो ये सही कह रहा है कि एक ऐसा फाइल होता है जिसमें, लेकिन देखिए यहां पे कह रहा है डेफिनेशन, तो भैया किसका डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन ना। तो यहां पे आपको बताना है सही से। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखा हुआ रहता है कि चूज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन, क्या आपने पढ़ा है कभी चूज द करेक्ट ऑप्शन या चूज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन? जो मोस्ट सुइटेबल करेक्ट ऑप्शन है आपको उसे चूज करना है, ठीक है। और इनमें से कोई एक ही करेक्ट है, दो करेक्ट नहीं है। तो एक ऐसा फाइल जिसमें डेफिनेशन होता है, क्या डेफिनेशन होता है, एक फाइल दैट कंटेन्स यूजर डिफाइंड फंक्शन ना भाई, यूजर डिफाइंड फंक्शन तो हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं ना, हेडर फाइल में नहीं। ए फाइल दैट इज प्रेजेंट इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी, नहीं, जो हेडर फाइल होता है वो तो सी के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद होता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कहां से आएगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में तो हमारा प्रोग्राम होता है फोल्डर में। तो यहाँ पे बेशक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल निसंदेह सही। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा। आखिरकार ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव, इसी से प्रश्न आपके सामने आ ही गया और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, जहां पे सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इसको इवेल्युएट करते हैं, अगर आप इसको हल करते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए, हम सीधा इसे इवेल्युएट कर देते हैं। देखिए यहां पे आप देखें कई सारे ऑपरेटर, आपके पास डिवीजन ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, साथ ही साथ पैरेंथेसिस भी है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को ध्यान से याद कीजिए जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आप पाइएगा ये कि पैरेंथेसिस सबसे ऊपर में है, पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस नंबर है वो हाई पे, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, और उसके बाद आता है आपका प्लस का। अब चूंकि पैरेंथेसिस का नंबर, पैरेंथेसिस का जो प्रेसिडेंस है वो सबसे ऊपर है, देखिए सबसे पहले पैरेंथेसिस है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तब प्लस, ठीक है। तो चूंकि पैरेंथेसिस सबसे पहले आता है तो हम पैरेंथेसिस को पहले इवेल्युएट करेंगे। तो 3.14 प्लस 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा 5.14, ठीक है, ये हो गया। अब हम सबको उतार लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रेसिडेंस है वो है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है। जब प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम हो जाता है तो हम एसोसिएटिविटी का प्रयोग करते हैं, और अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो इसका जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो आपको सीधा लेफ्ट टू राइट फॉलो करना है। 7/22 कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, अगर आप 7/22 कीजिएगा भाई, 7/22, 22 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो कि 7 आएगा, सर 0 हो जाएगा, होगा ना। किसी को इसमें भी संदेह है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0, बाकी हो गया क्या, बाकी हो गया 5.14। अच्छा डिवाइडेड बाय 3 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा,
मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, ऐसा था कुछ, है ना। चलिए तो 5.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। अब आप कीजिए, अब आप फिर इसको परफॉर्म कीजिए, ये भी हो जाएगा 0, है ना, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। फिर आप इसे परफॉर्म कीजिए, ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 5, और 0 डिवाइडेड बाय 5 भी फाइनली हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट फाइनली जब हमने इसे इवेल्युएट किया तो हमारा आंसर क्या आया है, 0 आया है। आप सभी देख सकते हैं। हमेशा आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, और जब प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम हो जाए, दो या दो से अधिक ऑपरेटर के, दिन आपको एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमें विकल्प दिए गए हैं, विकल्प संख्या 4 जो ऑप्शन नंबर 4 है वो 0 है, तो 0 हमारा यहाँ पे टिक हो। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और यदि आपको इसी तरह के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को स्टूडेंट जरूर से लाइक कर दें, और आप लोग किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार अवश्य बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किस किस इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे हमारे साथ, हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को अपने जितने भी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप हों, दोस्तों के ग्रुप हों, उसमें फैलाएं, ताकि सभी बच्चे स्टूडेंट पीपीएस का ये जो नैया है इसको पार कर सके। पीपीएस में कई बच्चों का बैक लगता है, और मुझे काफी दुख होता है कि इतना आसान पेपर है, बच्चे कैसे बैक लगा लेते हैं। तो एक बार आप लोग इसे स्टूडेंट थ्रूली जरूर देखें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स है। पहले इस कोर्स की प्राइस रखी गई थी 999 यानी कि 1000 रुपए। कुछ 3-4 बच्चों ने परचेज भी कर लिया था, परंतु ये देखा गया कि बच्चों का बैग काफी ज्यादा लग रहा है, तो मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, और इसके लिए मुझे कोई भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट आप जाइए एडुलॉजी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे आपको लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। तो इसका बेनिफिट क्या है स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स का, कि जब आपने कोई लेक्चर पढ़ लिया, अब आपको 10 दिन बाद, 5 दिन बाद लग रहा है कि नहीं मुझे एक बार रिवीजन करना है, तो जल्दी से पीडीएफ नोट ओपन किए और वहां पे पढ़ लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको वहां पे सारे मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। और अगर कहीं भी डाउट्स होता है आपको, तो ये जो डाउट्स का टैब है ये 24/7 ओपन रहता है। आप कभी भी अपने डाउट्स को यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर बहुत अर्जेंट डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, यहाँ पे तो आपको क्विक सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।